नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब ने कभी ना कभी किसी वेबसाइट से, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई ना कोई ब्रांडेड सामान खरीदने की कोशिश करी होगी। और मैं दावे के साथ यह भी कह सकता हूं कि कई बार आपने इन्हीं ई कॉमर्स वेबसाइट से या फिर किसी सामान्य दुकान से इन ब्रांडेड सामानों की नकली कॉपियां यानी कि नकली प्रतिलिपियां जो होती हैं वो भी खरीदने की कोशिश करी होगी। हम सबने शायद यह काम आसानी से किया हुआ है। लेकिन अब ई कॉमर्स के जमाने में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर एक किसी बड़े प्रतिष्ठित ब्रांड के सामान की, उसके उत्पाद की कॉपियां, उसके उत्पाद की सस्ती प्रतिलिपि अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेची जा रही है, तो क्या उस ई कॉमर्स वेबसाइट की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस प्रतिलिपि को बिकने से रोके या फिर वो अपनी वेबसाइट पर इस सामान को लिस्ट ना करे? यह एक बड़ा सवाल है, एक पेचीदा सवाल है जो कि ई कॉमर्स की दुनिया में अक्सर उठता रहता है। और यह सवाल किस चीज से जुड़ा हुआ है? यह सवाल वास्तविकता में जुड़ा हुआ है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी क्या है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है? अक्सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यह दावा करते हैं कि भाई हमारी इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, हम तो जिसको जो सामान बेचना है उसको वो सामान अपने ऐप पर लिस्ट करने देते हैं। आपको जो बेचना है बेचिए। अब यार अगर कोई कानून तोड़कर कोई कॉपी बेच रहा है, कोई प्रतिलिपि बेच रहा है, किसी का प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है, तो इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। अलग अलग देशों की सरकारें इसके खिलाफ अलग अलग स्टैंड ले चुकी हैं। अलग अलग देशों में ऐसा हुआ है कि सरकारों ने इस प्रकार का आदेश दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़न के खिलाफ एक निर्णय दिया है। और यह निर्णय अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़न पर, बेटा जानते हो कितना फाइन लगाया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़न पर एक ऐसे ही मामले में 39 मिलियन डॉलर, यानी कि तकरीबन आप समझिए तकरीबन 340 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, अमेज़न पर 340 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उनसे कहा है कि भाई ये जो आपकी गतिविधियां हैं ये उचित नहीं है। ऐसा क्या मामला था, ऐसा क्यों हुआ और अमेज़न पे इतना भारी जुर्माना क्यों लगाया गया? ये जुर्माना जो है, ये आप ये कह सकते हैं किसी भी ट्रेडमार्क के वायलेशन के मामले में, ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में भारत के किसी न्यायालय द्वारा लगाया गया अब तक का सर्वाधिक जुर्माना है। भाई ट्रेडमार्क वायलेशन के तो बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन ये जो जुर्माना है ये अब तक का सर्वाधिक जुर्माना है। क्योंकि यहां पर अमेज़न का काम केवल ये नहीं था कि वो इसको बेच रहा था। जो नकली उत्पाद बन रहा है, किसी के लोगों को कॉपी करके जो नकली उत्पाद बनाया जा रहा है, वो अमेज़न खुद बनवा रहा था। और अमेज़न अपनी वेबसाइट की शक्ति का प्रयोग करके, क्योंकि यार प्लेटफॉर्म तो अमेज़न का है, तब वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस प्रोडक्ट को ज्यादा पिच भी कर रहा था, इस प्रोडक्ट को बेचने का भी प्रयास कर रहा था। तो जब कोई प्लेटफॉर्म अपनी निष्पक्षता को खत्म करता है और अपने खुद के बनाए गए उत्पाद या फिर अपने मित्र कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी ट्रस्ट मामला। यह शब्द याद रखिएगा, बहुत प्रचलित शब्द है। अमेरिका में बहुत बड़े मुद्दे होते हैं एंटी ट्रस्ट के, तो ये आपको समझा दूंगा एंटी ट्रस्ट का मामला क्या होता है। पहले ये वाला केस समझ लेते हैं, मामूली सा सिंपल सा केस है। उसके बाद इस केस से जुड़े कुछ खास पॉइंट क्या हैं जो हमको याद रखने हैं अपने यूपीएससी की तैयारी के दृष्टिकोण से, उनको समझेंगे। चलिए, तो इस केस को समझने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं हमारे इस वेबसाइट पर। ये क्या हो रहा है, हाँ जी, यहां पर आ जाते हैं। तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं ये वो कंपनी है। देखिए आपने देखा होगा, हाँ, एक बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब नाम की एक गारमेंट कंपनी है, कपड़ों का उत्पादन करने वाली एक कंपनी है। उनका ये लोगो है, मेरे ख्याल से ये शर्ट्स आप लोगों ने देखी होंगी, अक्सर मैंने भी देखा लोगों की शर्ट पे इस तरह का लोगो होता है। बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब, एक व्यक्ति है जो घोड़े पर बैठकर पोलो का खेल खेल रहा है, ये इस कंपनी का लोगो है। तो भाई इस लोगो का ये एक बड़ी कंपनी है, प्रतिष्ठित कंपनी है जो कपड़े बनाती है, वस्त्र बनाती है। और ये कंपनी अपने उत्पादों को तमाम तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर बेच रही थी और साथ के साथ इसको अमेज़न पर भी बेच रही थी। लेकिन बेटा हुआ क्या कि ऐसा पाया गया, इस कंपनी के जो मालिक हैं, जो लोग इस कंपनी को चलाते हैं, ये ब्रांड जो है आपका,
उस कंपनी का नाम क्या है? लाइफस्टाइल इक्विटीज। भाई ब्रांड का नाम है बेवरली हिल्स पोलो क्लब, और उस कंपनी को चलाने वाले उस ब्रांड को चलाने वाली कंपनी का नाम क्या है? लाइफस्टाइल इक्विटीज। तो लाइफस्टाइल इक्विटीज नाम की जो कंपनी है, इसने यह दावा किया कि यार ये क्या है, अगर आप अमेजॉन पे जाकर देखें तो अमेजॉन पे ऐसी बहुत सारी शर्ट्स मिल रही हैं, बहुत शर्ट्स बिक रही हैं जिन पर लगभग हमारे जैसा ही लोगो लगाया गया है। भाई एकदम आइडेंटिकल नहीं है, थोड़ा सा फर्क कर दिया, लेकिन उस लोगों में और हमारे लोगों में फर्क करना लगभग असंभव है। वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही लोगों को आपने कॉपी करके डाल दिया हो। तो ये नकली सामान की तरह क्वालिफाई करता है, और इस सामान को अमेजॉन जो है अपने ब्रांड पर धड़ल्ले से बेच रहा है। अमेजॉन इंडिया का अगर आप वेबसाइट खोले, अमेजॉन इंडिया की आप ऐप खोले, जो कि आप में से काफी लोगों के पास होगी, तो आप देखेंगे कि ये लगभग इनसे मिलते जुलते लोगों वाले जो कपड़े हैं, वो इनकी शर्ट्स की कीमत से बहुत कम कीमत पे बेचे जा रहे हैं। यानी कि ये क्या है? ये एक प्रेडेटरी प्रैक्टिस है। प्रेडेटरी प्रैक्टिस क्या होती है कि भाई एक ओरिजिनल शर्ट मान लो 1000 रुपए की है, तो आप क्या कर रहे हो? तकरीबन वही शर्ट, लगभग वही लोगो लगा दिया, जरा सा एकदम 1% 2% फर्क कर दिया, और आपने वो शर्ट लिफ्ट कर दी अमेजॉन पे 200 रुपए की। तो यार, और अब आपने क्या किया? देखिए अब क्या होगा, कोई भी ग्राहक अगर शर्ट देखेगा तो उसको लगेगा यार ये 200 रुपए की है, नाम मात्र का फर्क है, आप बता भी नहीं सकते नेकेड आई से क्या फर्क है, तो आप वही ले लोगे। यार ये बात सत्य है कि नहीं है? तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक प्रेडेटरी प्रैक्टिस है, और यहां पर ये मुद्दा एंटी ट्रस्ट का मुद्दा बेटा क्यों बनता है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। द इन्फ्रिंजिंग ब्रांड वॉज ओन्ड बाय अमेजॉन टेक्नोलॉजीज। ये जो ब्रांड था, जो इस प्रकार का नकली उत्पाद बनाकर लिस्ट कर रहा था, ये ब्रांड अमेजॉन का अपना ब्रांड था। यानी कि अमेजॉन ने क्या किया, उनकी अपनी एक कंपनी क्या कर रही थी, अमेजॉन टेक्नोलॉजीज के नाम से उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। ये वो मिलते जुलते लोगों वाली शर्ट्स बना रहे हैं। अब उन शर्ट्स को अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट पे लिस्ट कर रहे हैं, भारत के कस्टमर को बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कई सारे जो है गड़बड़ समझ में आती है। पहली गड़बड़ क्या है कि एक तो ऑब्वियसली कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, जो पहला प्रॉब्लम है वो तो कॉपीराइट का उल्लंघन जो है ही सही। मतलब जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट कह लो, ट्रेडमार्क कह लो, कि यार एक कंपनी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन जो है, वो तो ये पहला आपका कानूनन अपराध है ही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भाई हमने देखा है वो वास्तविक लोगों को और इस लोगों को जो अमेजॉन की शर्ट्स पे है, कोई फर्क नहीं है, नाम मात्र का ही फर्क है, तो ये निश्चित तौर पे कॉपी माना जा सकता है। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा लोगो सिमिलर है पर अलग है। यार उसमें हमारा भी तो क्रिएटिव थॉट है ना यार। अब इस बात को समझो यार, अनअकैडमी का जैसे एक लोगो है ये, अब कोई व्यक्ति क्या करे, इस लोगो को फटाफट टेढ़ा कर दे और अपनी कंपनी खोल ले। अब ये लोगो में क्या है, ये जो कप जैसा है ये सीधा है, अब कोई क्या करे, इसको फटाफट टेढ़ा करके अपनी कंपनी खोल ले, बोले देखो भी हमारा लोगो तो अलग है ना, हमारे में तो कप टेढ़ा है। अरे यार मतलब, लेकिन सिमिलैरिटी भी तो होती है ना यार, आप कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहे हो ना कस्टमर के दिमाग में। तो लोगो में ऐसे 1-2% का फर्क जो है वो उचित नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि लोगो में भाई कोई फर्क नहीं है, आपने जो नाम मात्र का फर्क किया है उसको नोटिस करना इंपॉसिबल है। पहली बात ये है। तो पहला तो ये दंड, ये जो है ये एक अपराध अमेजॉन के जरिए पाया गया, अमेजॉन के द्वारा पाया गया, और इसके लिए हाईकोर्ट ने उनको दंडित किया, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो यहां पर आता है वो क्या आता है, हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऐसा नहीं है कि अमेजॉन को यह सब पता नहीं था। हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऐसा नहीं है कि अमेजॉन से गलती से हो गया, क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हो अच्छा सर सॉरी हमसे गलती से हो गया, सिमिलर लोगो था ये गलती से हो गया। हाईकोर्ट ने कहा आप ये भी नहीं कह सकते हमको, क्योंकि 2019 में यही सेम मुकदमा आप पर यूके में भी हुआ है। तब आप क्या कर रहे थे, यूके के कस्टमर को अपनी यूएस की वेबसाइट पे लेके जा रहे थे, और यूएस की वेबसाइट पे आप ये नकली प्रोडक्ट बेच रहे थे। तो आप पे यूके में भी मुकदमा किया गया था। यानी कि ये प्रैक्टिस आप आदतन कर रहे हो, ये आपसे गलती से नहीं हुई। अरे भाई गलती एक बार होती है ना, बार बार गलती कर रहे हो फिर तो आपका बिजनेस प्रैक्टिस है, ये गलती थोड़ा ना है, फिर तो आपका तरीका है, आप ऐसे ही काम करना चाहते हो। तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप पर ऐसा मुकदमा चूंकि यूके में भी हुआ है, तो भाई हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये गलती है। ये गलती तो नहीं मानी जा सकती, आप जानबूझकर इरादतन इस काम को कर रहे हो, वरना आप जब आपको पहली बार मालूम चलेगा ऐसा हो रहा तो आप रोक देते यार।
तीसरा मुद्दा जो यहां पर आता है वो आता है एंटी ट्रस्ट का, जो इंपॉर्टेंट है, यह समझने की आवश्यकता है। एंटी ट्रस्ट का मुद्दा क्या है यार? देखो, इसको समझिए कि अगर कोई कंपनी अपने आप को प्लेटफॉर्म बताती है, जैसे अमेज़न है, अमेज़न ये कहता है कि भाई हम एक बिक्री का प्लेटफॉर्म है, कोई भी उत्पादक, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में मैं भी अपने घर में या अपनी एक फैक्ट्री डाल लूं, उसमें मैं शर्ट का उत्पादन करने लगूं, ये वाली, ठीक है, और शर्ट को मैं बेचना शुरू कर दूं, तो मैं अमेज़न पे बेच सकता हूं। या मैंने कोई किताब लिखी, मैं अपनी किताब अमेज़न पे बेच सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। तो एंटी ट्रस्ट जो प्रैक्टिस होती है, उसका मतलब क्या होता है कि एक जो मतलब आमतौर पे जब भी कोई प्लेटफॉर्म होता है जो मीडिएटर, मध्यस्थ की तरह काम करता है, तो उसकी एक बड़ी भूमिका यह होती है कि वो भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अमेज़न वाले खुद कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और बाकी उत्पादक कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो अमेज़न उन सबको बराबर पिच करेगा, उन सबको एक जैसा ही स्थान देगा। ऐसा अपने अपने कोड में ट्वीकिंग नहीं करेगा, कोड में बदलाव नहीं करेगा कि जो अमेज़न का बनाया उत्पाद है वो ऊपर दिखाई दे और जो भाई दूसरे का बनाया उत्पाद है वो नीचे दिखाई दे। देखो, मैं आपको सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट देता हूं। हम लोग जब भी अमेज़न से कुछ खरीदते हैं, तो इसमें आपका जो उत्पाद है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ये सबसे बड़ा डिसीजन है। ये आपके बिजनेस को बना सकता है और बर्बाद कर सकता है। लॉजिकली सोचो, आपने अमेज़न से जब भी कुछ खरीदा, 99% टाइम्स आपने पहले पेज पर जो रिजल्ट आया उनमें से ही कुछ खरीद लिया होगा। आप कुछ सर्च कीजिए कि नोटबुक्स आपको खरीदनी है, तो आप देखोगे अमेज़न पे 40 पेज तक रिजल्ट आएंगे, पर दूसरे तीसरे पेज तक भी आप शायद कभी नहीं गए होंगे। 10वें पेज पर तो कोई भी नहीं जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी प्लेटफॉर्म का कि हम कौन से प्रोडक्ट को ऊपर रख रहे हैं। और एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस क्या होती है बेटा? जब इसमें वो भेदभाव करे, जब वो प्रोडक्ट के प्लेसमेंट में भेदभाव करे। तो यहां पर क्या पाया गया कि अमेज़न पर एक एंटी ट्रस्ट का आरोप भी निश्चित तौर पे लगता है, चूंकि एक उत्पाद जो है वो अमेज़न की अपनी कंपनी बना रही है। तो यहां तक कि अगर कोई ब्रांड का नाम डाल के भी सर्च कर रहा था, तो अमेज़न का प्रोडक्ट पहले आ रहा था, ना कि उस कंपनी का वास्तविक प्रोडक्ट, जो कि निश्चित तौर पर एक एंटी ट्रस्ट वाला प्रॉब्लम है। तो इन कारणों से क्या है, भारत के इस हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेज़न पर एक लंबा चौड़ा जुर्माना लगाया है। एक बहुत लंबा जुर्माना, एक करीब 340 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब देखिए, हालांकि अमेज़न एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इस बात को समझना होगा कि जिस कंपनी को उसे अपना सामान, जिस कंपनी को हर्जाना देना है, वो भी एक विदेशी कंपनी है। अमेज़न की भी पेरेंट कंपनी एक विदेशी कंपनी है। तो यह हाईकोर्ट का डिसीजन एक विदेशी कंपनी पर, जो कि भारत के बाहर काम कर रही है, उस पर कैसे लागू होगा, यह एक देखने वाली बात है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक यह समझ में आ रहा है कि भारत की न्यायपालिका ने कम से कम इस मुद्दे पर अपना रवैया कड़ा किया है, यह तय कर लिया है कि इस तरह के मुद्दों को वो जाने नहीं देगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो भाई आने वाले दिनों में देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इस तरह के नए प्रकार के कानूनी मुकदमे हमारे सामने आएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इन मुद्दों को समझें। थोड़े से टेक्निकल होते हैं, ये थोड़े से टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, थोड़े से नए प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। जैसे एंटी ट्रस्ट जो है बेटा, ये अमेरिका में बहुत बड़ा मुद्दा है। गूगल पर हमेशा यह आरोप लगता रहता है कि एंड्रॉइड पर, आप देखेंगे कि एंड्रॉइड पर यह आरोप लगता है, गूगल का ही है एंड्रॉइड, तो उस पर यह आरोप लगता है कि आप अपनी ही ऐप को पिच करना चाहते हो। अगर कोई व्यक्ति अपना दूसरा प्ले स्टोर बना के वहां से ऐप बेचना चाहे या ऐप को इंस्टॉल कराना चाहे, तो एंड्रॉइड को फोन उसे अलाउ ही नहीं करते। आप केवल गूगल का ही प्ले स्टोर डाल सकते हो। यह एक एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस है। अगर एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म है, तो आपको सबके प्ले स्टोर अलाउ करने चाहिए यार। आप खाली अपना प्ले स्टोर क्यों अलाउ कर रहे हो? तो इस तरह की चीजों पर ऑलरेडी काफी सारे विवाद चल रहे हैं, काफी सारे मुकदमे जो हैं अमेरिका में चल रहे हैं। जैसे गूगल पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो क्रोम जो ब्राउजर है, उसके माध्यम से पूरे सर्च के क्षेत्र को डोमिनेट करना चाहता है। बहुत सारी एप्स उसने ऐसे बना दी हैं जो केवल क्रोम के जरिए ही काम करती हैं, और क्रोम जो है वो आपको केवल गूगल के माध्यम से ही मिल सकता है। तो भाई ऐसी बहुत सारी एंटी ट्रस्ट मुकदमे दुनिया में चल रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, भारत में पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फाइन एक अमेज़न पर लगाया है। तो देखते हैं ये किस तरह से लागू होता है, और इसके बाद
ये जो आपकी एमएनसीज हैं इस तरह की जो इस प्रकार की प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या उनकी आदतें और हरकतें सुधरती हैं या नहीं सुधरती। इस तरह के मामलों पर आप क्या सोचते हैं, आप एक बार निश्चित तौर पर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नए प्रकार के मामले हैं, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी तैयारी करते रहना बहुत जरूरी है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।